शुरुआत करते हैं जीरो आवर की इस खबर से कि मुंबई में क्या अंडरवर्ल्ड का कब्जा अब पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दाऊद इब्राहिम और उसका गिरोह अब इतना शक्तिशाली हो चुका है जो कि 80 और 90 के दशक में हुआ करता था कि आज वही स्थिति है। जेल के अंदर हथियार पहुंच जाते हैं और उस हथियार को फायर कर दिया जाता है किसी और पर नहीं बल्कि दाऊद का एक समय का साथी और उसका सहयोगी रहा अबू सलेम के ऊपर। और यह सब कुछ होता है पुलिस की निगरानी में। क्या पुलिस आंख बंद कर बैठी है या फिर यूं कहा जाए कि पुलिस का अब रसूख नहीं रह गया है मुंबई पर? देखिए रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड ये अब उनका धंधा डर पे चलता है। अंडरवर्ल्ड का आतंक कनेक्शन। आतंकी संगठन के निशाने पर था सलेम। जी हाँ, ये है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर हुए हमले का वो खुलासा जिसने सबको हैरान कर दिया है। अबू सलेम पर गुरुवार को मुंबई की तलोजा जेल में हमला हुआ था। जेल के अंदर भरत नेपाली गैंग के एक गुर्गे ने सलेम पर गोलियां चलाई थी। सलेम तो हमले में बच गया, लेकिन हमले के थोड़ी ही देर बाद अंडरवर्ल्ड के आका दाऊद इब्राहिम ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। एक अंग्रेजी अखबार को फोन पर दिए इंटरव्यू में दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील ने कबूला कि सलेम पर हुए हमले की सुपारी पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने ही दी थी। लेकिन क्या यही इस हमले का सच था या सलेम पर हुए अटैक के तार कहीं और से जुड़े थे? न्यूज नेशन की अंडरवर्ल्ड की इस अदावत की तह में पहुंचने की कोशिश में एक अहम बात भी सामने आई कि सलेम के हमले की सुपारी दाऊद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने दी थी। कुछ वक्त पहले मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को कहीं भी बाहर पेशी के लिए न भेजा जाए। साथ ही पुलिस ने सलेम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की भी मांग की थी। डी कंपनी के कभी खासम खास रहे अबू सलेम की कभी भी हत्या हो सकती है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को सुपारी दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर किसी आतंकी संगठन को सलेम से क्या खतरा था जो दाऊद जैसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को उसकी हत्या की सुपारी दी गई? दरअसल इसके पीछे दाऊद की मजबूरी और सलेम के कनेक्शन माने जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे दाऊद का कद अंडरवर्ल्ड में वैसा नहीं रहा है जैसा कि किसी वक्त में होता था और दाऊद को वहां पल रहे आतंकी संगठनों की सरपरस्ती में रहना पड़ रहा है। वहीं दाऊद से अलग होने के बाद सलेम को भी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ मिल रहा था और सलेम दाऊद गैंग और उन्हें पालने वालों की अहम खबरें लगातार लीक करता था। माना जा रहा है कि इसी वजह से एक बड़े आतंकी संगठन ने सलेम को मारने की सुपारी दाऊद को दी। हालांकि दाऊद सलेम पर हमला नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अगर दाऊद चाहता तो वो पुर्तगाल या दुबई में भी ये करा सकता था। दाऊद के भाई अनीस और गुर्गे छोटा शकील का भी गुलशन कुमार की हत्या के बाद सलेम से 36 का आंकड़ा हो गया था और वो सलेम को मारना चाहते थे, लेकिन बताया जाता है कि दाऊद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, दाऊद को छोटा राजन से भी चुनौती मिल रही थी और वो सलेम पर हमला करके किसी भी कीमत पर गैंग वार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन के दबाव में दाऊद ने अबू सलेम पर हमला करवाया है। ये आतंकी संगठन कौन है इसके बारे में अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये थ्योरी इशारा कर रही है कि आतंक की आग अब अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए ये एक भारी चूक है। कम से कम हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचा? किसने अबू सलेम पे हमला करवाया? हमले के पीछे उसका मोटिव क्या था? लेकिन एक और थ्योरी जिस पर पुलिस काम कर रही है वो है, क्या सलेम पर इस हमले के बाद क्या उसने खुद पर हमला करवाया? और क्या सलेम चाहता था कि इस हमले के जरिए कम से कम भारत सरकार के शिकंजे से निकलने के लिए वो खुद इस तरह के हमले करवाता है? इसके पीछे वजह यह है कि प्रत्यर्पण संधि जो पुर्तगाल से हुई है उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं और उस शर्तों में खासकर अबू सलेम की सुरक्षा सबसे ऊपर है। एक
मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व एसीपी बने हुए हैं इकबाल शेख साहब, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। हमले की साजिश सलेम ने खुद रची थी। क्या सलेम ने अपनी ही सुपारी दी? ये वो सवाल है जो सलीम पर हुए हमले के बाद उठने लगे हैं। इस घटना के बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सलेम अपने ऊपर हुए हमलों को बिना बनाकर इसे प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन दिखाना चाह रहा है। 2005 में सलीम को पुर्तगाल से हुई प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत हिंदुस्तान लाया गया था। इस संधि में दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ था कि सलीम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जुलाई 9 को ये हियरिंग पे, फाइनल हियरिंग पे आने वाली थी, जो सुप्रीम कोर्ट में है, वापस भेजने के लिए। आई थिंक वो आने से पहले ही ये लोग शायद सोच रहे होंगे, जो भी सोच रहा होगा, जिसने भी जो भी होगा इसके पीछे, सोच रहा होगा इनको एलिमिनेट कर दें ताकि भेजने का कोई चक्कर ही ना हो, कोई भेजा ही नहीं जाए, बस यहीं खत्म हो जाए। लेकिन भारत लाने के बाद सलीम के ऊपर ऐसी धाराओं में मुकदमे लगा दिए गए जिसमें मौत की सजा हो सकती थी। इसके बाद से सलेम और उसके वकील कई बार पुर्तगाल सरकार को प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन बताकर सलेम को वापस लाने की अपील कर चुके हैं। अबू सलेम पर आर्थर रोड जेल में ही हमला हो चुका है और इसी हमले के बाद उसे तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया था। आर्थर रोड जेल में सलेम और मुस्तफा दौसा नाम के अपराधी के बीच तनातनी हो गई थी, जिसके बाद दौसा और उसके साथियों ने सलेम पर हमला कर दिया था। देखिए, जो थरोड जेल में हुआ था वो भी एक काफी गंभीर था, वो भी वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हुआ था, जैसे कि नेक पे, यहाँ पर सब जगह होता है, वो भी जानलेवा हमला था। लकीली ही सर्वाइव। जेल के अंदर वो चीज अवेलेबल थी और उससे हुआ था। लेकिन अब बाहर से जाना एक छोटा मोटा सवाल नहीं, एक काफी बड़ा सवाल है जेल अथॉरिटी के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी पे। अब तलोजा जेल में हमले के बाद हो सकता है कि सलीम इन हमलों का बहाना लेकर पुर्तगाल जाने के लिए कोशिशें तेज कर दे। सलीम के कानूनी सलाहकारों का भी कहना है कि सलीम को पुर्तगाल भेजा जाए, क्योंकि उस पर हुए पहले हमले के बाद ही पुर्तगाल की एक निचली अदालत ने प्रत्यर्पण को खारिज कर दिया था और अब सलीम इसी बिना पर पुर्तगाल जाना चाहता है। यहाँ लाने के बाद वहाँ बड़े एश्योरेंसेस दिए, एक्स्ट्राडिशन ऑब्टेन कर लिए। यहाँ आने के बाद काफी उन्होंने जो गलत किया वो एक्स्ट्राडिशन के एकदम विपरीत काम किया लोगों ने, जैसे नए नए केसेस लगा दिए, एडिशनल केसेस जो पोर्चुगल गवर्नमेंट ने नहीं दिया था वो केसेस लगाए। सेकेंडली वो सेक्शंस में ट्राई किया जो डेथ पेनल्टी अट्रैक्ट करते हैं, उस सेक्शंस में उन्होंने ट्राई किया और काफी एश्योरेंस का उल्लंघन किया और उस वजह से पोर्चुगल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडिशन टर्मिनेट कर दिया। 2012 में फाइनल ऑर्डर आने के बाद वो टर्मिनेट हुआ। सलीम ने खुद पर हमला करवाया, ऐसा कहने के पीछे कई और वजह भी हैं और वो है तलोजा जेल में हुए हमले का तरीका। सलीम पर हमला करने वाला जगताप एक पेशेवर अपराधी है और उसका निशाना ऐसे चूक गया कि सलीम को सिर्फ खरोंचे आए, ऐसा होना अजीब लगता है। तो क्या यह हमला सिर्फ सलीम को छोटी चोट पहुंचाने के लिए था ताकि अदालत में उसके वापस भेजने का केस और मजबूत हो सके? जिस वक्त अबू सलेम पर हमला हुआ उस वक्त उसके और जगताप के बीच की दूरी कोई खास नहीं थी। मतलब अगर जान लेना ही मकसद होता तो इस काम को अंजाम दिया भी जा सकता था, लेकिन अबू सलेम बच निकला। उसके जख्म मामूली थे और अब यही मामूली जख्म ये शक पैदा कर रहे हैं कि कहीं ये पूरा हमला महज एक ड्रामा तो नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। और इस वक्त हमारे साथ इकबाल शेख जी मौजूद है, पूर्व आईपीएस अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड पर काफी काम भी किया था जब ये खुद कार्यरत थे। इकबाल जी, सबसे बड़ा सवाल यहां आज ये खड़ा होता है कि अगर एक सेंट्रल जेल में पिस्तौल या रिवॉल्वर पहुंच जाती है तो इससे ज्यादा सुरक्षा में चूक या खामी और क्या हो सकती है? देखिए, ये तो एक सिक्योरिटी गुफअप है बहुत बड़ा कि एक वेपन जो है विथ लाइव राउंड्स के साथ में अंदर कैसे गया। लेकिन इससे दूसरी एक बात है कि जो शूट आउट हुआ है अंदर वो बड़ा अजीब है। जो जेडी जो गैंगस्टर है जी, ये इसका अफिलिएशन भरत नेपाली नाम के गैंगस्टर से है जी, जिसने फरीद तनाशा का मर्डर में ये इन्वॉल्व था जेडी, और साथ साथ में एडवोकेट शाहिद आजमी केस में भी इन्वॉल्व था। मतलब जो फरीद तनाशा छोटा रजन का गैंग का अफिलिएटेड था जी, उसको भी इसने मारा है। और ये शाहिद आजमी जो बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज और बाकी जो 93 के एक्यूज और ये 2006 के एक्यूज जो हैं ब्लास्ट के एक्यूज, उनको डिफेंड कर रहा था, उसके मर्डर में भी ये इन्वॉल्व है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कि इसकी एफिलिएशन क्या है। और इसने जब उनपे अबू सालिम पे जब हमला किया है तो हमने सुना है कि 4 राउंड फायर हुए, उसमें सिर्फ एक गोली लगी है
हाँ, और उसमें वो भी अबू सलेम को जो गोली लगी है बिल्कुल वो राइट पाम की तरफ या छोटी उंगली की तरफ लगी है। लेकिन तो आप ये समझ में नहीं आता है। इकबाल जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और इसे अबू सलेम ने शायद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है? इट कैन बी एप्लॉय क्यों? तो काफी दिनों से वो पुर्तगाल वापस जाने के चक्कर में है, ये बताते हुए कि उसकी सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुर्तगाल गवर्नमेंट के साथ में एक अश्योरेंस दिया था उसकी सेफ्टी के लिए। 2010 में भी जैसे उस पे मोहम्मद मुस्तफा मजनू ने जो हमला किया था जी, वो है। और ये हमला तो जो है तलोजा जेल में जो उसके साथ में हुआ है, जो फायरिंग उस पे हुई है, उससे कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा हमला था। मान लिया जाए कि ये हो सकता है, हालांकि इसके विभिन्न कोण भी समझ में नहीं आती जी, इसकी कई तरह से इस पे जांच की जा रही है, कई कोणों से इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मान लिया जाए कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जेल के अंदर एक रिवॉल्वर का अंदर ले जाना, एक हथियार का अंदर चले जाना, और दूसरा ऐसे समय में जब भारत कई मुल्कों से एक्सट्रेडिशन करने की बात कर रहा है, कई लोगों की, एक झटका नहीं लगता कम से कम इमेज को, अगर हम इसे एक्सट्रेडिशन संधि से जोड़कर देखा जाए कि 2010 में जिस अबू सलेम के ऊपर हमला हुआ, फिर 2013 में उसके ऊपर हमला हो जाता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से तो एक भारी चूक है। ये डेफिनेटली एक हथियार जो है जेल के प्रीमाइसेस में पहुंचना, इनके हाथ में पहुंचना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी गुफअप है। लेकिन साथ में ये है कि ये हर गैंग के जो अफिलिएशन के जो बंदे होते हैं उनको अलग अलग रखा जाता है, उनके सेल अलग अलग होते हैं। जैसे अबू सलीम का जो है वो एक आमतौर से कि डी गैंग का माना जाता है, उसका एक अलग सेल होता है। छोटा रजन के गैंगस्टर का एक अलग होता है, हेमंत पुजारी का अलग होता है, भरत नेपाली का एक अलग होता है। लेकिन इनको जनरली मिक्सअप होने नहीं दिया जाता है, हमेशा अलग रखा जाता है। ये तय था कि गुरुवार को इसकी सुनवाई थी, का गुफअप हुआ है, अंदर अबू सलेम के साथ में अबू सलेम मामले की सुनवाई थी गुरुवार को। मान लिया जाए जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तब आपकी चेकिंग होती है, जब आप जेल के भीतर जाते हैं जो मेन द्वार होता है वहां आपकी चेकिंग होती है, फिर अंदर जाके चेकिंग होती है। हम क्या इसको एक साधारण प्रक्रिया मान के चल रहे हैं? अबू सलेम 1993 ब्लास्ट का आरोपी है और कई और बड़े मुकदमे उसमें चल रहे हैं, यानी जो जेल अथॉरिटीज हैं, जेल अधिकारी हैं, उसे एक सामान्य घटनाक्रम मान लेते हैं। देखिए